What's up champions? Welcome back to Grand Cat और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ a full detailed and expert analysis of class 12 geography topper answer sheet. Yes guys, आप देख सकते हो कि ये 2024 की शीट है, तो शायद आप इसे 2025 में देख रहे हो, कई लोग 26, 27 पता नहीं कब देख रहे होंगे, बट इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू. अगर आपका बोर्ड एग्जाम अभी आ ही गया है तो आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए. इसमें मैं पूरा बेसिक्स एनालिसिस करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा. मैं ये नहीं बताऊंगा अरे आप ऐसे लिखिए, ये आंसर राइटिंग टेक्निक्स है जिससे आपके 100 आ जाएंगे. व्हेन द रियलिटी इज द बेस्ट वे टू स्कोर मार्क्स इज टू जस्ट मास्टर द मटेरियल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी एल्स टेल्स यू कि भाई तुम ऐसे आंसर लिख लोगे तो तुम्हारे ज्यादा नंबर आ जाएंगे. नॉट एट ऑल गाइज. इसमें वो हम मिथ को ब्रेक कर देंगे. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज क्या आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज आती है, क्या जो आपने पढ़ा है आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्या आप इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिख सकते हो. दैट इज इट. ऑल राइट गाइस, सेक्शन ए देख लेते हैं. 1 मार्कर्स हैं. देखिए, अब सिर्फ बी नहीं लिखा. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि बी ऑप्शन सही है तो मैं सिर्फ बी लिख के नहीं छोड़ रहा हूं. इफ आई एम हियर, ये जो टॉपर है, जो सीबीएसई ने टॉपर मॉडल आंसर शीट रिलीज करी है, इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग चॉइस है वो हर एक क्वेश्चन में दिख रही है. सो इससे हमें पता चलता है कि अगर आपको जियोग्राफी में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, आई वुड से आपको किसी भी सब्जेक्ट में बहुत सारे नंबर लाने हैं, तो आपको आइडियली कॉरस्पॉन्डिंग चॉइस का पूरा डिटेल लिखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर बी में ओनली 1 and 2 और करेक्ट लिखा हुआ है तो आपको वो पूरी चीज लिखनी है. यू हैव टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर चॉइस. तो यहाँ पे और कुछ तो है नहीं. देखो, 1 मार्कर्स में अगर आपको नंबर लाने हैं, देन द बेस्ट वे टू गेट मार्क्स इन 1 मार्कर्स इज टू एक्चुअली नो द मटेरियल. सो देयर इज नथिंग एल्स दैट वी कैन डू. सेक्शन बी को देख लेते हैं. बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ हमें स्पेक्टेक्युलर नहीं दिख रहा है, बट वन थिंग दैट आई कैन नोटिस इज दैट हर एक कीवर्ड को अंडरलाइन किया गया है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ब्लैक पेन की यूटिलाइजेशन या फिर पेंसिल की यूटिलाइजेशन नहीं है. अब मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों की वो पेंसिल को यूज़ करें, बट यहाँ पे वो भी नहीं है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड पेंसिल और रूलर लेने से बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. सो दिस टॉपर, अब देखो देर आर मेनी टॉपर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि देखो जियोग्राफी में हाउ इज अ टॉपर डिफाइंड? एनीबडी दैट स्कोर्स 70 out of 70 इन द थ्योरी एग्जाम. तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पर्सन जिसने सीबीएसई ने डिसाइड किया है उनकी आंसर शीट रिलीज करने के लिए, उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीका यूज़ किया है कि अपने नॉर्मल पेन से ही अंडरलाइन कर दिया है और कोई रूलर भी यूज़ नहीं किया. नाउ दिस इज गुड बिकॉज दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो सबसे पहले हमें एक लाइन दिखती है जो कनेक्ट करती है क्वेश्चन को विद द आंसर. यही क्वेश्चन ले लेते हैं. अगर आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, गिव एनी 2 मेजर्स दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, बाकी बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है सीधा लिख देते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2. लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वेश्चन एंड आंसर कनेक्शन, एंड उसकी एक लाइन होती है. यू हैव टू रीइटरेट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू कनेक्ट द क्वेश्चन विद द आंसर व्हिच इज डन थ्रू दिस पर्टिकुलर लाइन. तो आपको यही करना चाहिए. अब हम देख सकते हैं कि इनकी हैंड राइटिंग कोई स्पेक्टेक्युलर नहीं है. इट इज लेजिबल, इट इज क्लीन, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड. यूजुअली हम बच्चों को कहते हैं कि वो सेक्शन बी न्यू पेज से शुरू करें. अब उन्होंने यही किया है बिकॉज सिर्फ एक सेक्शन ए का क्वेश्चन आया है, सो दिस कैन बी इग्नोर्ड. बट नीटनेस मेंटेन हो रही है, कोई भी इतनी स्पेक्टेक्युलर हैंड राइटिंग नहीं दिख रही है. तो ये मिथ भी हट जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है. एवरीथिंग जस्ट शुड बी लेजिबल एंड क्लियर. सेक्शन सी देख लेते हैं, क्योंकि सेक्शन बी में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं. यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में आंसर पॉइंट्स में नहीं लिखा गया है और इधर भी फुल नंबर मिले हैं. सो इट डजंट नेसेसरली मीन कि जस्ट बिकॉज यू आर राइटिंग इन पॉइंट्स यू विल गेट more marks than somebody who's writing in the paragraph format. Now this is true for questions which talk about a very specific thing. For example, जब नियो डिटर्मिनिज्म की बात आ रही है तो पॉइंट्स लिखने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज नियो डिटर्मिनिज्म वैसे ही एक छोटा टॉपिक है जिसमें बस बेसिक डिस्क्रिप्शन है. ट्रांस कैनेडियन रेलवे भी अगर हम एनसीईआरटी में देखें, इट इज़ अ वेरी सिमिलर डिस्क्रिप्शन हियर जो उन्होंने यहाँ पे पूरी की पूरी लिख दी है. सो व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स जिसमें आपको रादर क्वेश्चंस जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स से उठा के पॉइंट्स लिखने हैं, देन इट मेक्स सेंस टू सेपरेट योर आंसर इनटू पॉइंट्स. बट इफ यू रिमेंबर अ पैराग्राफ एज इट इज इन द एनसीईआरटी, then you can do what this kid has done here. Just
ट्रांस कैनेडियन रेलवे जैसा इनका आंसर है, पूरा नॉर्मल से पैराग्राफ में लिखा गया है। और यहाँ पे लूप लाइन वाली बात की गई है। इसमें बेसिकली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें याद हैं, जैसे यहाँ पे लूप लाइन फ्रॉम विनीपेग टू थंडर बे, ये एनसीईआरटी वाली लाइन है, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। और अगर नहीं भी याद है, जो भी याद है उसे लिख डालिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ये आंसर रेलेवेंट नहीं है, ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। अगर आपके पास टाइम है और आप अपना पेपर टाइम के ख़त्म कर सकते हो, और आप इंसेनली इतना आगे नहीं कर रहे, देन आपको हो जाएगा। देन यू शुड राइट एज मच एज यू कैन। सेक्शन सी नियो डिटर्मिनिज्म के ऊपर है। तो सबसे पहले बताया गया है कि ये किसने प्रपोज किया है, फिर उसका पूरा बैकग्राउंड दिया गया है कि ये किस टाइप का मैकेनिज्म था। तो इट वाज अ स्टॉप एंड गो मैकेनिज्म व्हिच इज अगेन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। यहाँ पे भी कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं। सो माय एम विद दिस वीडियो इज टू टेल यू कि जियोग्राफी इज नथिंग स्पेशल। इफ यू नो योर एनसीईआरटी वेल एंड इफ यू कैन अंडरलाइन थिंग्स, यू कैन राइट वट एवर यू नो, जैसे हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं और इस क्वेश्चन इस आंसर में देख रहे हैं, तो लाइकली है कि अगर आपने मास्टर कर लिया मटेरियल को तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। द 3 इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है, अंग्रेजी इसकी सही होनी चाहिए फैक्टर्स, बिकॉज इट इज प्लूरल, ठीक है। इट इज मल्टीपल फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर हैं। अब अंग्रेजी गलत है, उसके बावजूद भी इस बच्चे या बच्ची के नंबर नहीं कटे। तो अगर आप वरी करते हो कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, इंग्लिश में मे बी इन सम केसेस आपके मार्क्स कट जाएं, लेकिन इधर आपका कुछ नहीं होने वाला, यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम अज्यूम करते इतना सा तो देख के कि इस बच्चे ने कुछ भी डिटेल नहीं किया है, बट आप देखिए ये सेक्शन सी का एक आंसर है, ठीक है। सेक्शन सी का एक आंसर है, इतना छोटा लग रहा है आपको। सेक्शन सी का एक और आंसर देख लेते हैं, जो 21st क्वेश्चन है, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये देखिए इन कंपैरिजन टू दिस आंसर कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन इस बच्चे ने बिल्कुल सही चीज करी है, बिकॉज इन रियलिटी दिस क्वेश्चन इज अपियरिंग, दिस आंसर इज अपियरिंग बिगर देन इट इज, बिकॉज ऑफ द वे दैट इट इज स्ट्रक्चर्ड। हर चीज़ के बाद लाइंस छोड़ी गई हैं, 1 2 3 में एकदम क्लियर सेपरेशन है, एक इंट्रोडक्शन दी गई है, उसके बाद हमारी बॉडी आ रही है। नाउ दिस इज हाउ यू शुड राइट आंसर्स। अगर आपको 3 चीज़ों के बारे में डिटेल करनी है, जैसे यहाँ पे मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में करना है, तो यू शुड सेपरेट देम, यू शुड क्रिएट सेपरेट चंक्स आउट ऑफ देम विद इन योर आंसर। एक लाइन छोड़िए, फिर 1 लिखिए, उसको कंप्लीट करिए उसकी बॉडी को, फिर 2 लिखिए, उसकी बॉडी को कंप्लीट करिए, फिर 3 लिखिए। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, एंड दिस इज समथिंग आई रिकमेंड फॉर जियोग्राफी एंड psychology both, examples must be coming after your main points, और इस बच्चे ने वही करा है। So this is one way that you can write your section C answers या section D answers, and this is another way. Now it is up to you how you choose to write it. Obviously neo-determinism एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसे आंसर पे बेनिफिट करता, but when the topic is itself telling you कि उसके 1 2 3 4 5 6 वेरिएशंस हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो वो ऑब्वियसली मल्टीपल हैं, एंड मिनरल्स अलग है, अर्बनाइजेशन अलग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग है, it makes a lot of sense to obviously write it in points. Now यहाँ पे कम लिखा है और यहाँ पे ज्यादा लिखा है, this should obviously tell you कि word limits मिथ होती हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा जियोग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए आपको जितना पता है उतना लिख दीजिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सेक्शन सी के आंसर के लिए 3-4 पेजेस लिख दो। ऑब्वियसली दैट वुड मीन कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लीक हो जाएगा। व्हाट आई रिकमेंड इज राइट एज मच एज यू कैन, बट डोंट ओवर राइट टू द एक्सटेंट कि आपका पूरा पेपर निकल जाए एंड यू डोंट नो व्हाट यू डन। अब जब भी बेटा कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इस बच्चे ने कोई इंट्रोडक्शन लाइन नहीं दी, दैट्स फाइन, आई रिकमेंड दैट यू गिव इट, बट हमेशा टैब्यूलर फॉर्म में डिफरेंसेस को प्रेजेंट करने चाहिए। उस बच्चे ने यही किया है और यहाँ पे एटलीस्ट पेंसिल का उपयोग किया गया है। सो प्रेजेंटेशन इज द स्टैंड आउट फीचर ऑफ दिस आंसर शीट। इट इज नॉट स्पेक्टैक्युलर, ऐसा अनरियलिस्टिक सा नहीं है जैसे कई लोग आके स्मार्ट बोर्ड के सामने दिखाते हैं कि ये खींचिए, वो करिए, मेरे 99 आए थे, वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं विच इज़ लाइक अ वेरी लो स्टैंडर्ड। सो इफ़ यू नो योर मटीरियल, दैट इज़ वॉट मैटर्स। लेट नो वन टेल यू कि आंसर राइटिंग के लिए आपको 7-8 घंटे बिताने हैं, आपको 9000 सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, वो ओवर 9000 वेजिटा पावर लेवल लाना है आपको। नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इक्विटी के बारे में क्वेश्चन, गाइज इसको प्रैक्टिस करके जाना, ये आंसर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी नीट तरीके से लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे नुआंस वाली आर्ग्यूमेंट्स दे रखी हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आंसर।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अ पेज हैज बीन लेफ्ट विच मेक्स नो सेंस बिकॉज आइडियली यहीं से सेक्शन डी शुरू हो जाना चाहिए था. अब मैंने एक चीज़ देखी है, आप लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ. मैं बताता हूँ लोग क्या कहते थे. इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम पहला हुआ, बच्चे मेरे को आके कहते थे सर ओ माई गॉड मैंने तो 2 पेज छोड़ दिए, मैंने इतनी स्क्रिबलिंग कर दी, क्या मेरे नंबर उससे कट जाएंगे. पता नहीं किसने मिथ्स बना रखे हैं गाइस. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ओके, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल पेपर राइटर. All right, firstly. Number 2, we all make errors. And एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ें मार्किंग स्कीम में नहीं है. क्या मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है कि आप कट करा हुआ है तो नंबर काट दो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. पता नहीं ये क्या मिथ्स बना रखे हैं. ये चीज़ें कुछ भी नहीं है. ये चीज़ें कंटेंट के लिए बनाई गई हैं. What matters is, do you know your syllabus? If you know your syllabus, आपको नंबर मिलते रहेंगे. सेक्शन डी देख लेते हैं. अब देखो गाइस, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आपको कुछ भी अलग तो नहीं दिखेगा. वही चीज़ देख रहे हैं. हर चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइटेड है. और अब देखो पॉइंट बाय पॉइंट मार्किंग होती है बेटा. बिकॉज अगर हम मार्किंग स्कीम को देखें तो अगर ये बहुत बेसिक सा डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है 5 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, तो आपको सारी चीज़ें एनसीईआरटी की लिखनी है इसमें. तो आपको मार्किंग स्कीम में, मार्किंग स्कीम क्या होती है अगर आपको नहीं पता, जो एक गाइड दी जाती है एक टीचर को जो बेसिकली बताती है कि आपको बच्चे को नंबर कैसे देने हैं. तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो टीचर को बताया होगा अच्छा अगर ये पॉइंट है तो 1 नंबर, 2 पॉइंट है तो 2 नंबर, 3 पॉइंट है तो 3 नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो पॉइंट बाय पॉइंट चेकिंग हो रही है बेटा. इसलिए अगर आपको डाउट है कि अगर एक पॉइंट रेलेवेंट है और दूसरा पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, आपको जितने पॉइंट्स पता है आप वो लिख दो. ठीक है, आपको जितने पॉइंट्स पता हैं आप वो लिख के आ जाइए कि जस्ट इन केस आपका एक पॉइंट रेलेवेंट ना हो, आपका दूसरा पॉइंट रेलेवेंट हो जाए. एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग मोर देन यू नीड टू इफ यू आर अनश्योर अबाउट वट एवर यू हैव बीन आस्क्ड. अगेन वही हमारा डिफरेंस क्वेश्चन है, बड़ा नीटली प्रेजेंटेड है. यूथ पॉपुलेशन, अगेन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हर चीज़ नीटली लिखी गई है, हर चीज़ एकदम पॉइंट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे वो भी मिथ ब्रेक हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो शायद एग्जाम का टाइम ज़्यादा हो चुका है, दिस पर्सन इज स्ट्रेसिंग आउट, तो हैंड राइटिंग गंदी हो रही है. लेकिन एक चीज़ मेंटेन्ड है, एवरीथिंग इज बीइंग हाईलाइटेड. और आप यहाँ पे देख सकते हो there is probably a statistical error. अब I don't remember if this statistical error is an error, but ये चीज़ें highlight की गई हैं, they have been underlined, so you should double check. अगर ये डेटा गलत है दिस मीन्स कि द पर्सन हैज़ नॉट बीन पीनलाइज्ड, इसके नंबर नहीं कटे हैं फॉर गेटिंग सम डेटा रॉन्ग. और अगर ये डेटा सही है दिस मीन्स कि द चेकर इज बेसिकली अंडरलाइनिंग इट फॉर हिज और हर ओन ईज. सो आपको इतना फ्रेट नहीं करना है. पर्सनली मैंने काफ़ी आंसर शीट्स देखी हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डेटा, बट काफ़ी आंसर शीट्स में माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं. जैसे अगर डेट है लेट्स से 1963 तो किसी ने 1962 लिखा होता है. अब अनलेस इट इज़ अ वन मार्कर में नंबर कट जाएंगे. इतने बड़े क्वेश्चंस में देयर इज़ अ चांस कि इट बेसिकली गेट्स स्लिप्ड. न्यूक्लियर पावर, अब ये जैसी चीज़ें हैं बेटा, ये यूथ पॉपुलेशन, न्यूक्लियर पावर जैसे ये क्वेश्चंस हैं बहुत डायरेक्ट हैं. इसको आप पॉइंट में लिखो ना लिखो इट डजंट मैटर. ऑल राइट, पॉइंट्स में लिखना तब मेंटेन्ड होता है, तब रिकमेंडेड होता है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इंटरकनेक्ट. कई पैराग्राफ्स आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं जैसे हम इधर देख रहे हैं, तो अगर आपको पैराग्राफ का पैराग्राफ याद है यू कैन टेक द लिबर्टी. नाउ कंप्लीटली डिफरेंटली ये पूरा का पूरा हम देख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली पॉइंट्स में लिखा हुआ है. सो बेसिकली वी आर सीइंग zigzaggy मॉडल इन दिस आंसर शीट. मैप्स में इतना कुछ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको मैप्स आते हैं तो आप मैप कर लोगे, और अगर आपको मैप्स नहीं आते तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. यहाँ पे मैप क्वेश्चन आप देख सकते हो. सो बेसिकली ये वीडियो आपको बस यही बता रहा है कि इतना कुछ हुआ नहीं है. ज्योग्राफी के जो परफेक्ट आंसर्स होते हैं वो यही होते हैं. अगर आपको कुछ दे रखा है तो इंट्रोडक्शन लिखिए. कल बेसिकली मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ, ठीक है. सबसे पहली चीज़ क्या है, कनेक्ट द क्वेश्चन विद द आंसर इन पॉइंट्स, या फिर अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी पैराग्राफ है तो उसी को रट्टा रट्टा आप लगा दीजिए और ये आपकी हो जाएगी बॉडी. मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक कंक्लूजन भी लिखिए हर एक आंसर में. जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके और जो मीडियम लेंथ के क्वेश्चंस आते हैं, कंक्लूजन लिखिए. कंक्लूजन क्या होती है कि अगर भरमौर रीजन के बारे में बात हो रही है और अपने भरमौर रीजन की डिस्क्रिप्शन दे रखी है तो बेसिकली उसे समराइज कर दीजिए. कंक्लूजन इज बेसिकली समराइजेशन. तो ये होती है हमारी ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग. अब व्हाट आर थिंग्स दैट वी शुड नो इफ वी वांट टू बेसिकली एंश्योर कि हमारे ज़्यादा अच्छे नंबर आए. हमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है.
every keyword must be highlighted, ठीक है. Every section ideally should begin from a new page. Number 3, don't try to trick the examiner. ये मत सोचिए कि मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ, मुझे 1 के नंबर मिलने हैं. वो नहीं होता इंटरनल चॉइस वाला, लोग बच्चे दोनों अटेम्प्ट कर देते हैं. ये सब बेवकूफ़ी मत करिए गाइस. अगर आपको ये सब समझ में आ गया है, you're very, very, very likely to get good marks in board exams. Remember, my purpose was this, just to tell you कि इतना कुछ ये चीज़ें मैटर नहीं करती. अगर आपने ये वीडियो देख लिया, I'm sure you will be relieved to know कि आप भी ऐसे ही आंसर्स लिखते हो. तो जो इस बच्चे के 100 और 100 आ रहे हैं, वो आपके भी आ सकते हैं. You're a Grand Cat champion and you have the potential, because I just wanted to make this video to show you कि जिस बच्चे के 70 और 70 आ रहे हैं, वो आपसे इतना अलग नहीं है. You can make it happen, and I'm so sure that you will make it happen. Guys, हमने बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के 12th और CUET कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं. आप लिंक चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में. उन पे हमने काफ़ी ज़्यादा ऑफर भी चला रखे हैं. अभी CUET आने वाला है, बाकी सब्जेक्ट के बोर्ड्स आने वाले हैं. If you want to learn from Grand Acad experts like me and our whole entire faculty, now is a great time to join, because हम आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं और आपको CUET में अच्छे नंबर दिलवा के बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आने की हेल्प कर सकते हैं. All right, all the best for your board exam. Until next time, keep winning, you champions.